नमस्कार दोस्तों। हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 80 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें आज के सेशन में हम इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। इस डेमोक्रेसी का सबसे होली फेस्टिवल है। तो आज हम इसे इलेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश में किस तरीके का इलेक्टोरल सिस्टम को एनविजन किया है। इसके अलावा कौन-कौन सी ऐसे इलेक्शन की मशीनरी है जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में हमारी देश की मदद करती है। और लास्ट में हम समझेंगे कि इलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। किस तरीके से कोई भी अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। किस तरीके से उसे नॉमिनेशन वापस लेने की भी अपने उसको पावर होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे देश में जो इलेक्शंस के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, आखिर ये सब चीज़ें क्या है? तो इस सेशन में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों, हम अपने देश के इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने देश में इलेक्टोरल सिस्टम पे गौर करें तो जितने भी फीचर्स आपको हमारे देश के इलेक्टोरल सिस्टम के देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे फीचर्स आपको आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक लिखे हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में मिलते हैं। तो इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने पार्ट 20 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में बात करता है। ठीक बात है। अब देखिए, इलेक्टोरल सिस्टम किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली तब जब वहाँ पे हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। आप अपने देश के इलेक्टोरल सिस्टम पे अगर गौर करते हैं तो आपको उसके सेंटर में एक कमीशन दिखता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन दिखता है, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में हम इसको ईसीआई कहते हैं। तो आर्टिकल 324 इसी ईसीआई की बात करता है। दरअसल आर्टिकल 324 में आप देखेंगे हमारे देश में इलेक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा, इलेक्शन को कौन डायरेक्ट करेगा और इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस कौन करेगा, इसके बारे में बात की गई है। और इसी सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन्विजन किया। ठीक बात है। चलिए, तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में बात करता है, तो आर्टिकल 324 वो आर्टिकल। फिर आर्टिकल 324 कहता है कि जो भी इलेक्शन पार्लियामेंट में होते हैं, यानी कि आपको पार्लियामेंट में दो तरीके के इलेक्शन देखने को मिलते हैं, एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का। लोकसभा में आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है हमारे देश के अंदर, उस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। राज्यसभा में अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो दोनों ही पार्लियामेंट के हाउसेस का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो आपको मोस्टली स्टेट में सिंगल हाउस देखने को मिलेगा। सिंगल हाउस कहने का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन हमारे देश में टोटल 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहने का मतलब क्या? उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसे कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं जहां पे आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 324 कहता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन हो या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, इन चारों इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इन चारों इलेक्शन के अलावा हमारे देश में आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी इलेक्शंस होते देखने को मिलते हैं। आपको पंचायत के इलेक्शन देखने को मिलते हैं। आपको देखेंगे जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद का इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो लोकल लेवल पे जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंपोजिशन की बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और इसके अलावा 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। दरअसल इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और जितनी ज़रूरत समझे प्रेसिडेंट, उतने अदर इलेक्शन कमिश्नर को वो बना सकता है, अपॉइंट कर सकता है। ठीक बात है। तो अभी आप प्रेजेंटली अगर हमारे देश में देखें तो प्रेजेंटली हमारे देश में इलेक्शन कमीशन का जो कंपोजिशन है वो ऐसा है कि उसमें आपको एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलता है और उसके अलावा 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं। तो टोटल 3 मेंबर बॉडी अभी प्रेजेंटली इलेक्शन कमीशन है।
तो इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन के बारे में भी आर्टिकल 324 बात करता है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है वो हमारे देश में बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने का काम भी आर्टिकल 324 करता है। और वो ये कैसे करता है? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको केवल उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाया जा सकता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये ध्यान में होगा जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था। हिंदी में हम इसे महाभियोग कहते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को केवल इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू ही जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसको भी हटाया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे देश में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा वाइड पावर्स भी दिए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आर्टिकल 324 है। अगला जो आर्टिकल है जो हमारे देश के इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है वो आर्टिकल 325। ये क्या कहता है? ये कहता है कि वोटर लिस्ट में इंक्लूजन से किसी भी पर्सन को इन एलिजिबल केवल स्पेशल रीजंस के तौर पे ही किया जाएगा। ऐसे रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेस पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन करके उसको वोटर रजिस्ट्रेशन से प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। ठीक बात है। फिर ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट्स कैन नॉट क्रिएट सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स बेस्ड ऑन सच क्राइटेरिया। इसका मतलब कि हमारे देश में एक बार जो पार्लियामेंट ने जो इलेक्टोरल रोल बना दिया है उस रोल के अलावा स्टेट चाहे तो रिलीजन या रेस, कास्ट या सेक्स के बेस पे एक दूसरा सेपरेट इलेक्टोरल रोल नहीं बना सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये आर्टिकल ये भी कहता है कि एवरी एलिजिबल इंडिविजुअल मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ कॉमन इलेक्टोरल रोल, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि वोटर लिस्ट में इंक्लूजन के लिए एलिजिबल है उस पर्सन को एक कॉमन इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड किया जाएगा। उसका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, ये सब बिना देखे हुए। ठीक बात है। तो ये आर्टिकल 325 कहता है। आर्टिकल 326 जो है वो ये कहता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का जो इलेक्शंस होगा वो अडल्ट सफरेज के बेस पे होगा। अडल्ट सफरेज कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, हमारे देश में आपको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के, उससे बड़े लोग हैं वो हमारे देश के वोटर्स के रूप में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल हैं। तो आर्टिकल 326 इसी बात की जो है इसी बात की पुष्टि करता है। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को इस्टेब्लिश करता है ऑन द एज द बेसिस ऑफ इलेक्शंस। साथ ही साथ ये कहता है कि जितने भी हमारे देश में 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके पास राइट टू वोट है। ठीक बात है। अब ये जो 18 ईयर्स है हमारे देश में वोटिंग एज, इस 18 ईयर्स को आप देखेंगे पहले 21 ईयर्स से कम करके 18 किया गया है। तो पहले 21 ईयर्स एज था और इसको 61st अमेंडमेंट 1988 के थ्रू कम करके 18 ईयर्स किया गया। दरअसल आप एक बात को ध्यान में रखेंगे, 1988 से पहले जब तक ये 61st अमेंडमेंट नहीं हुआ था, इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। अब जाहिर सी बात है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 61st अमेंडमेंट के बाद नए नए वोटर्स आएंगे तो वोटर्स के नंबर में जो इंक्रीज हुआ, तो इतने नंबर ऑफ वोटर्स को कोई सिंगल पर्सन हैंडल करे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो अदर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ये इनको दिए गए और ये तीनों मिल के अब हमारे देश में इलेक्शंस को जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 61st अमेंडमेंट के बाद जब एज 21 से 18 किया गया तो बहुत सारे नए वोटर्स वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो गए। तो इसलिए नंबर ऑफ वोटर्स में इंक्रीज होने की वजह से इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। चलिए फिर आर्टिकल 326 जो ये कहता है कि किसी भी पर्सन को वोटिंग से डिस्क्वालीफाई केवल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू ही किया जा सकता है। जैसे किसी को नॉन रेजिडेंस के बेस पे किया जाएगा, ठीक बात है। अनसाउंड माइंड किसी का है तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिस में माफ कीजिएगा, अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे किसी भी वोटर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और ये सारे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन सब बेसिस पे किसी को भी वोटिंग से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 327। ठीक बात है।
ये आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट को इस बात की पावर देता है कि वो इलेक्शंस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो बनाए। तो ये आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 327 के अंदर में पार्लियामेंट के इलेक्शन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए तो लॉ बनाने का पावर है ही, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए भी लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 327। और ये जो आर्टिकल है 327 वो उन इलेक्शन से रिलेटेड सारे मैटर को कवर करता है। इसमें यह भी शामिल है कि इलेक्टोरल रोल्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। अब इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट ने आप देखेंगे दो लॉ बनाए हैं। एक तो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इन दोनों एक्ट्स के बारे में मैंने आपसे पहले ही बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो इस सीरीज में आप देखेंगे इस एक्ट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है आर्टिकल 328। ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी इस बात की पावर है कि वो स्टेट के इलेक्शन के लिए लॉज बना सकती है। लेकिन यहाँ पे कैच है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट को इस बात की पावर दी गई है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के लिए लॉ बना सके। अब आर्टिकल 328 कहता है कि स्टेट के इलेक्शन के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे दोनों में आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। तो आखिरकार इस कॉन्ट्राडिक्शन के पीछे का कैच क्या है आप इस समझिए। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस के लिए लॉ बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने इस मैटर पे यानी कि स्टेट असेंबली का इलेक्शन कैसे होगा या लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन कैसे होगा, इस मैटर पे अगर पार्लियामेंट ने कोई भी कानून पहले से नहीं बनाया है तभी जाके स्टेट लेजिस्लेचर इन मैटर्स पे कानून बना सकता है। ठीक बात है। अगर पार्लियामेंट ने इन सब्जेक्ट्स पे पहले ही लॉ बना दिया है तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर खुद से लॉ बना के पार्लियामेंट्री लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। अंडर आर्टिकल 327 हमने देखा है कि पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के लिए लॉ बनाने की पावर रखता है। ठीक बात है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन था। अगर पार्लियामेंट ने स्टेट असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोनों के लिए कोई लॉ नहीं बना है तभी जाके स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। अगर पार्लियामेंट ने बना दिया तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है ये जीरो हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 329, जिसमें इलेक्टोरल मैटर्स से कोर्ट्स को रोका गया है। यानी कि जो कोर्ट्स हैं वो इलेक्टोरल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते इलेक्शन के कंप्लीट होने से पहले। ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में क्या होगा वो हम आगे जब इलेक्शन पिटिशंस पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा। फिर इस बात आर्टिकल 329 में यह भी कहा गया है कि अगर डिलिमिटेशन हुआ या किसी भी स्टेट्स को कोई सीट अलॉट की गई तो इस डिलिमिटेशन और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। दरअसल होता क्या है कि हर एक सेंसस के बाद हमारे देश में डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद फिर जो सीट्स होते हैं उन सीट्स को मेंटेन किया जाता है, सीट्स को एडजस्ट किया जाता है। तो आखिरकार जो हमारे 2027 में आप देखेंगे जो अगला हमारा डिलिमिटेशन होने वाला है तो इस डिलिमिटेशन के बाद इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को और किस स्टेट को कितनी सीट्स मिली है इस मैटर को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। तो अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने इस अलॉटमेंट ऑफ सीट्स के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लिया है या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाउंड्री को फिक्स किया है तो उस डिसीजन का डिलिमिटेशन कमीशन के उस डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स नहीं कर सकता है। ठीक बात है। इसके अलावा जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं वो केवल और केवल इलेक्शन पिटिशंस के थ्रू ही चैलेंज किए जा सकते हैं और वो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट्स में। यानी कि ऐसा कोर्ट जिसको कि एज अ इलेक्शन पिटिशन को उसको सुनने के लिए डेजिग्नेट किया गया है, केवल उसी कोर्ट्स में इलेक्शन पिटिशंस को चैलेंज किया जा सकता है। इलेक्शन पिटिशंस के थ्रू इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है, वो भी तब जब इलेक्शन प्रोसेस एंड हो चुका हो। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो कोर्ट हैं वो इलेक्शन के कंप्लीट होने से पहले इलेक्टोरल मैटर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं दे सकते हैं। ठीक बात है। इसके अलावा आप देखेंगे आर्टिकल 329 जो है इन सारे प्रोविजंस की मदद से इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करता है कि कोर्ट केसेस की वजह से हमारे देश में जो इलेक्शन है उनमें देरी ना हो। तो ये आर्टिकल 329 इंश्योर करता है। अब इसके अलावा एक और आर्टिकल है 323 बी
जो कि हमारे देश में ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। इसका पर्पस ये है दोस्तों कि ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है और स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है कि वो इस ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करे। किस पर्पस से? फॉर एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स इन स्पेसिफिक मैटर्स अदर देन दोज अंडर आर्टिकल 323A। 323A में कुछ लिस्ट दिया गया है, उस लिस्ट में जो है डिसीजन जो है उस उनसे हट के 323 के लिस्ट से हट के अगर कोई भी मैटर है तो उस मैटर के लिए ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, दोनों के पास है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक बात है। तो कौन क्रिएट कर सकता है ये ट्रिब्यूनल्स को? बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और ये जो ट्रिब्यूनल्स होगा ये केवल और केवल यूनियन के लिए भी हो सकता है, केवल और केवल स्टेट्स के लिए भी हो सकता है, और फिर दोनों के लिए भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, इस आर्टिकल में हमारे देश में किस तरीके का इलेक्टोरल सिस्टम होगा उसके बारे में मैंने आपसे बात की कि किस तरीके से हमारे देश में इलेक्टोरल सिस्टम काम करता है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, कोर्ट्स हमारे देश के इलेक्शंस में क्यों जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करने वाले हैं हमारे देश में इलेक्शन मशीनरी के बारे में, ठीक है। चलिए, इलेक्शन मशीनरी के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके सेंटर में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये एक 3 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इसके अलावा 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं, और इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर देखने को मिलता है। अब ध्यान से आप देखिएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और इसके नीचे का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स है, इन सब की एक हैरारकी है। इस हैरारकी को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ऊपर माई बाप है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके नीचे जिस भी स्टेट के अंदर में इलेक्शन हो रहा है उस स्टेट के अंदर उस इलेक्शन को सुपरवाइज करने वाला हाईएस्ट ऑफिसर होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। अगर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हो रहा है तो उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन वर्क को सुपरवाइज करने की अथॉरिटी का जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो यही होता है सीईओ। इस ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन या तो नॉमिनेट करता है या फिर डेजिग्नेट करता है, और ये ऑफिसर उस स्टेट या यूटी के गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर होता है, ठीक बात है। और जब भी इलेक्शन कमीशन इस सीईओ को अपॉइंट करता है या नॉमिनेट करता है तो वो इलेक्शन माफ कीजिएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट करता है, ठीक बात है। अब ये हो गया स्टेट के अंदर अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसका हाईएस्ट ऑफिसर। अब आप देखेंगे हमारे देश में जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया गया है उसमें आपको सबसे बड़ा तो स्टेट है, स्टेट के अंदर में उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पूरे स्टेट के लेवल पे सुपरवाइज कर रहा है तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुपरविजन वाले ऑफिसर से हेल्प चाहिए होगी। तो जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं ये इलेक्शन वर्क को डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे सुपरवाइज करते हैं, ठीक बात है। इनको भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है या डेजिग्नेट करती है, और ये भी ऐसे ऑफिसर होते हैं जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट में पहले से काम कर रहे होते हैं। और जब भी डीईओ का अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है तो फिर वो इलेक्शन माफ कीजिएगा स्टेट गवर्नमेंट या यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट करती है, ठीक बात है। फिर इसके नीचे आपको रिटर्निंग ऑफिसर देखने को मिलते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का जो है जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होता है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्टेट होता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर आपको हर एक स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको डिवाइड करता हुआ हम देखते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किस तरीके से इलेक्शन वर्क हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकती है या असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकती है। दरअसल किसी भी स्टेट को 2 तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। एक आपको लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलेगी और आपको एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलेगी। तो इन दोनों तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसी को में जो इलेक्शन वर्क होता है उसको मैनेज करने का काम रिटर्निंग ऑफिसर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिटर्निंग ऑफिसर को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। तो ये जो सारे ऑफिसर्स हैं इन सब का जो नॉमिनेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अब इसके बाद एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। ये ऑफिसर जो है वो हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं, जो वोटर लिस्ट बनता है, उस वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए यही ईआरओ यानी कि इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका अपॉइंटमेंट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो जिस चारों के बारे में मैंने आपसे बात की, चीफ सीईओ, डीईओ, आरओ और ईआरओ, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप देखेंगे
हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारे पोलिंग बूथ होते हैं जहां पे लोग जाते हैं और वोट देते हैं। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो किसी पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन को कंडक्ट करने का काम करता है, और इसके लिए बहुत सारे पोलिंग ऑफिसर्स भी होते हैं। ठीक बात है। पोलिंग सॉरी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अगर स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डीईओ अपॉइंट करता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। और इसके अलावा अगर यूनियन टेरिटरी में आपको इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, इनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। और ये जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं ये हर एक पोलिंग बूथ पे आपको अवेलेबल दिखते हैं। ये हर एक पोलिंग बूथ पे रहते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्शन है वो फ्री हो, फेयर हो और पीसफुल तरीके से हो। ठीक बात है। तो ये जो आपने देखा ये कुछ इलेक्शन की मशीनरी है, जिसमें आपको सबसे टॉप पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे स्टेट लेवल पे सीईओ, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डीईओ, फिर उसका आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे फिर आरओ देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि वोटिंग लिस्ट यानी कि इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करता है। और फिर उसके बाद आपको पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। सॉरी। अब जरा हम अगर इलेक्शन के शेड्यूल की बात करें दोस्तों, तो देखिए हमारे देश में इलेक्शन दो कंडीशंस में होता है। पहला कि टर्म पूरा हो जाए। मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों का टर्म जो है वो 5 इयर्स होता है। ये दोनों ही लोअर हाउसेज होते हैं। एक पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है तो दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस होता है। राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट हाउस है। उसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये भी एक परमानेंट हाउस होती है। तो इसका इलेक्शन जो है हर 5 साल पे नहीं होता। तो हमारे देश में या तो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म पूरा हो जाए या फिर उनका डिसोल्यूशन हो जाए। तो इन दो केसेस में हमें इलेक्शंस अपने देश में कंडक्ट होते हुए दिखते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन हो जाता है तो इस केस में डिसोल्यूशन होने वाली लोकसभा का जो लास्ट सेशन होता है उस लास्ट सेशन के डेट से लेके आप देखेंगे 6 महीने के अंदर आपको नया इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है और नया लोकसभा का चयन करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे इस दो पॉइंट में मैंने यही समझाया। अब हम बात करते हैं अपने देश में इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। हमने अभी तक अपने देश का इलेक्टोरल सिस्टम बात किया। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे देश में जो इलेक्शन मशीनरी है वो काम करती है। इस मशीनरी के कौन कौन से मेंबर होते हैं इसमें हमने सबसे टॉप पे ईसीआई देखा, फिर हमने सीईओ देखा, इसके अलावा चीफ इलेक्शन ऑफिसर देखा, हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर देखा, फिर हमने रिटर्निंग ऑफिसर देखा, फिर हमने देखा एक ऐसा ऑफिसर होता है जो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करता है, फिर हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखा। ठीक है। इलेक्शन ऑब्जर्वर देखा। तो ये सारे जो इलेक्शन मशीनरी के मेंबर्स हैं उसके बारे में अभी तक हमने बात की। अब हम बात करेंगे हमारे देश में इलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। अब इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से इस प्रोसेस को आप समझिए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन के शेड्यूल के बारे में एक मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले नोटिफिकेशन अनाउंस करता है। ठीक बात है। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो तुरंत इफेक्ट में आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक बात है। इसके नीचे आइए। उसके बाद जो इलेक्शन का फॉर्मल प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, और ये जो फॉर्मल प्रोसेस है वो नोटिफिकेशन से स्टार्ट होता है। इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन इशू करता है। अब जैसे ही इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इशू करता है, कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, और इस बात के लिए उनको 1 वीक का टाइम दिया जाता है। तो नोटिफिकेशन इशू होने के 1 वीक तक जो है कैंडिडेट्स वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अब जो ये नॉमिनेशन फाइल होता है उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स जो होते हैं, जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन वर्क किस तरीके से हो रहा है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो नॉमिनेशन फाइल होता है उसकी स्क्रूटनी करते हैं। ठीक बात है। फिर कैंडिडेट्स के पास जो है वो स्क्रूटनी के बाद 2 दिन का टाइम होता है अगर वो इलेक्शन से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो ये होता है दोस्तों इलेक्शन का प्रोसेस। ठीक बात है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन इलेक्शन के लिए फाइल किया है वो क्या करते हैं, वो रिटर्निंग किसी ऐसे ऑफिसर जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपॉइंट किया है, ऑथोराइज किया है, उसके सामने सबसे पहले तो ये एक ओथ सब्सक्राइब करते हैं। ठीक बात है। और आपको ध्यान में रखना है ये जो ओथ सब्सक्रिप्शन होता है ये उस कैंडिडेट को वहां पे इन पर्सन आके करना पड़ता है। वो वर्चुअली नहीं कर सकता, वो डिजिटली नहीं कर सकता, उसको इन पर्सन आके वहां पे ओथ सब्सक्राइब करना पड़ता है। ठीक बात है। उसके बाद इलेक्शन का कैंपेन शुरू होता है और फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तो
मैंने आपको बताया कि पहले मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनाउंसमेंट के बाद ही तुरंत वो हो जाए, पावर में आ जाता है, इफेक्ट में आ जाता है। तो इलेक्शन कैंपेन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन इशू हुआ, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाता है, और जो पोलिंग होने वाली है यानी इलेक्शन के डेट से 48 घंटे पहले जो भी ऑफिशियल इलेक्शन कैंपेन है वो बंद हो जाता है। ठीक बात है। इसके अलावा जो भी पार्टीज हैं और जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनसे इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कि ईसीआई ने इवॉल्व किया है उसको फॉलो करेंगे, उसको अबाइड करेंगे। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे देश के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ बातें लिखी है। इन बातों के माध्यम से ये इंश्योर किया जाता है कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन है वो हेल्दी लाइंस पर रहे, इलेक्शन कैंपेन्स में कोई क्लैशेस ना हो, कोई भी पार्टी के वर्कर के बीच में या पार्टी के सपोर्टर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हमारे इलेक्शन को पीसफुली कंडक्ट करवाने का प्रयास किया जाता है। ठीक बात है। तो ये हमारा इलेक्शन कैंपेन और मॉडल कोड था। इसके बाद आप देखिए, बैलेट पेपर्स जो है ये पहले यूज में होता था, 1988 से पहले यूज में होता था, लेकिन 1988 में जब इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया था, तो ईवीएम के इंट्रोडक्शन के बाद 2003 से हम देखते हैं कि जितने भी इलेक्शंस हैं और बाई इलेक्शंस हैं, इन सबको ईवीएम के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं ईवीएम के एडवांटेजेस पे। मैंने आपको बताया कि पहले बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, अब इलेक्शन जो है वो ईवीएम के थ्रू होता है। तो आखिरकार हमने जब बैलेट पेपर से ईवीएम की तरफ शिफ्ट किया, तो ईवीएम के क्या क्या ऐसे फायदे थे जिसने हमको शिफ्ट करने को फोर्स किया। तो सबसे पहले ईवीएम के थ्रू आप देखेंगे कि फास्टर काउंटिंग होती है। ईवीएम के थ्रू आपको रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाता है। बैलेट पेपर में पहले जो बहुत सारे जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते थे, उनको बहुत सारे पेपर्स को काउंट करना पड़ता था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब ईवीएम में चूंकि जो वोटिंग होती है वो वीवीपैट के थ्रू होती है। वीवीपैट जो है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू लाया गया एक इनोवेशन है। इसमें ये जो वीवीपैट के थ्रू ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि जो इलेक्शन है वो ढंग से कंडक्ट करवाया गया है, इलेक्शन में कोई भी धांधली नहीं हुई है। क्योंकि ईवीएम में जो वोट्स पड़े हैं उन्हीं का एक कॉपी होता है वीवीपैट। इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, और मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए, तो इलेक्शन ईवीएम के हम एडवांटेजेस देख रहे थे। सबसे पहला एडवांटेज हमने क्या देखा कि ये जो है वो रिजल्ट को बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देता है, इसमें काउंटिंग बहुत ज़्यादा तेज होती है। ठीक बात है। उसके अलावा आप देखेंगे ईवीएम जो है वो इनवैलिड और रिजेक्टेड वोट्स को एलिमिनेट कर देता है। ये जैसे कि पहले रॉन्ग स्टाम्पिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, बैलेट पेपर में बहुत ज़्यादा धांधली होती थी, बूथ कैप्चरिंग जो होती थी, तो उस बूथ कैप्चरिंग का प्रॉब्लम हमें जो है वो ईवीएम के टाइम में तो नहीं देखने को मिलता। तो ईवीएम ने इनवैलिड या फिर रिजेक्टेड वोट्स को जो है वो एलिमिनेट कर दिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया बूथ कैप्चरिंग जो है अब ईवीएम के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम कंट्रोल्ड वोट रिकॉर्डिंग होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो ईवीएम है, चूंकि इसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम होता है, वीवीपैट में सिर्फ पेपर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बैलेट पेपर के कंपैरिजन में ये जो ईवीएम है इसमें पेपर का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इस वजह से प्रिंटिंग जो है वो रिड्यूस हो गई है, और हमारे बैलेट पेपर का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था वो भी जीरो हो गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ईवीएम ने जो इलिटरेट वोटर्स थे उनके लिए वोट डालना बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि ईवीएम पे बहुत ज़्यादा क्लियर बटन सिंबल्स होते हैं, उन पे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं। तो अब जो वोट डालना है वो इलिटरेट वोटर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो इलेक्शन के दौरान लॉजिस्टिकल बर्डन होता था, जो कि बैलेट पेपर्स के टाइम में हमें देखने को मिलता था, उसको मिनिमाइज करने का काम ईवीएम ने किया है। अब केवल एक मशीन आती है, उस मशीन में वोटिंग होती है और फिर वो मशीन चली जाती है। पहले बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कैरी करना पड़ता था बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने के लिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ईवीएम में वीवीपैट भी हमें देखने को मिलता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी को और वेरीफाइबिलिटी को इसको इंश्योर किया जा सके। ठीक बात है। तो ये दोस्तों ईवीएम के कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम बात करते हैं इलेक्शन के मीडिया कवरेज के बारे में। देखिए, हमारे देश में इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी रहे, तो इस बात को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को इस बात के लिए इनकरेज किया और उसको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई है कि वो इलेक्शन को ढंग से कवर करे, ताकि लोगों में इलेक्टोरल प्रोसेस के प्रति जो अविश्वास की भावना है, जो थोड़ा सा डिसबिलीफ अभी आया है हाल के टाइम में, हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है, बहुत ज़्यादा इसके साथ डिस्प्यूट्स जुड़ गए हैं। इवन कि इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी अपोजिशन ने सवाल खड़े किए हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद ये सरकार को फेवर कर रही है। तो ऐसा ना हो, इलेक्शन कमीशन के लिए जो लोगों के मन में भरोसा है, उस भरोसे को
बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मीडिया कवरेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इसलिए मीडिया को इनकरेज भी किया जाता है और मीडिया को कई सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है कि वो इलेक्शन को खूब अच्छे से कवर करें। लेकिन मीडिया कवरेज पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे जो ओपिनियन पोल्स हैं वो आप देखेंगे पोलिंग यानी कि जिस दिन इलेक्शन होने वाला है उसके 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद तक नहीं पब्लिश किया जाएगा। यानी अगर 12 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं तो 10 तारीख और 14 तारीख इनके बीच में कोई भी ओपिनियन पोल जो है वो नहीं किया जाए, पब्लिश नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जिट पोल्स हैं वो भी तभी पब्लिश किए जा सकते हैं जबकि इलेक्शन को खत्म हुए आधा घंटा बीत चुका हो, और ये इलेक्शन हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खत्म हो जाना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि एक इतने बड़े स्टेट को कई सारी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। अब इन सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब तक इलेक्शन खत्म ना हो तब तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं पब्लिश कर सकता, और इन सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो उसके आधे घंटे बाद ही, हाफ एन आवर बाद ही कोई भी मीडिया हाउस जो है वो एग्जिट पोल को पब्लिश कर सकता है। अब देखिए, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में थोड़ा सा फर्क होता है। ओपिनियन पोल जो है वो इलेक्शन के आउटकम को प्रेडिक्ट करता है बिफोर वोटिंग, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जिट पोल जो है वो इलेक्शन के आउटकम को प्रेडिक्ट करता है आफ्टर वोटिंग। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब वोटिंग हो गई है, मीडिया कवरेज भी हो गया है, अब जरा हम काउंटिंग ऑफ वोट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्शन के बारे में अनाउंसमेंट हुआ, ठीक। इस अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। इस नोटिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया, ठीक। नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे उन्होंने एक ओथ सब्सक्राइब किया रिटर्निंग एक ऐसे ऑफिसर के सामने जिसको इलेक्शन कमीशन ने ऑथोराइज किया। ओथ के बाद हम देखते हैं इलेक्शन कैंपेन होता है। इलेक्शन कैंपेन के बाद आप देखेंगे कि 48 घंटे पहले ये कैंपेन खत्म होता है। उसके बाद पोलिंग होती है। इस पोलिंग की बढ़िया से मीडिया कवरेज होती है। इस पोलिंग में आप देखेंगे ईवीएम का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद उसकी मीडिया कवरेज भी होती है। मीडिया जो है इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल भी देती है। फिर इलेक्शन जब खत्म हो गया तो इलेक्शन के बाद फिर एग्जिट पोल भी आते हैं, ठीक है। चलिए, अब नॉमिनेशन हो चुका है, वोट सब्सक्राइब हो चुका है, इलेक्शन का कैंपेन हो चुका है, वोट गिर चुके हैं। अब होगी काउंटिंग ऑफ वोटिंग। देखिए, जो ईवीएम है उस ईवीएम के द्वारा जो भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो सुपरविजन करते हैं कि ईवीएम के माध्यम से जो काउंटिंग हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट किया था, मैंने आपको इससे पहले वाले इलेक्शन मशीनरी में बनाया था कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन हर पोलिंग स्टेशन पे कुछ ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट करता है। तो ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो काउंटिंग ऑफ वोट्स करते हैं, ठीक बात है। अब आपको ध्यान में ये रखना है, अच्छा एक चीज यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमारे देश में जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है उसमें हम फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम को यूज करते हैं। ये सिस्टम क्या होता है, इसको मैंने जो पार्लियामेंट वाली वीडियो है उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप मेक श्योर करें कि आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम और इसी के इक्विवेलेंट एक और सिस्टम होता है जिससे में हम लिस्ट सिस्टम कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन का ये पार्ट होता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि उसमें भी कई तरीके के सिस्टम होते हैं, तो उस सबको मैंने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम के पास सिस्टम को फॉलो करता है। इसमें इसकी खासियत ये होती है, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले, मैक्सिमम वोट वाला कैंडिडेट जो है वो जीत जाता है। भले ही उसको 1 वोट ज्यादा मिला हो या 1000 वोट ज्यादा मिला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिला है तो वो जीत जाता है। चलिए, अब काउंटिंग ऑफ वोट्स हो गई, इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट हैं या जो इलेक्टर हैं उनको ये लगता है कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं अगर उसको ऐसा लगता है कि इलेक्शन के दौरान माल प्रैक्टिस को फॉलो किया गया, ठीक बात है। अब ये जो पिटिशंस हैं ये हाई कोर्ट्स के द्वारा ट्राई किए जाते हैं और इसमें जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है उसमें ये सारे इलेक्शन पिटिशंस फाइल किए जाते हैं। और अगर हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया और हाई कोर्ट को भी ये लगा कि इलेक्शन में माल प्रैक्टिस को फॉलो किया गया है, तो इलेक्शन को दोबारा से करवाने तक की भी स्थिति आ सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हाई कोर्ट के पास इस बात की पावर है कि अगर किसी इलेक्शन में उसको माल प्रैक्टिस की संभावना लगती है, ठीक है, तो माल प्रैक्टिस की वजह से वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से इलेक्शन करवा सकता है।
तो ये था दोस्तों हमारा इलेक्शन किस तरीके से होता है और इलेक्शन खत्म होने के बाद इलेक्शन पिटिशंस के थ्रू क्या क्या पावर हाई कोर्ट के पास है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस की। दोस्तों आज का सेशन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे देश में मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है आपका इलेक्शन। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो खुद अपने लिए सरकार चुनती है और उस सरकार को चुनने का जो प्रोसेस है वही है इलेक्शन। तो इस इलेक्शन के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस चैप्टर में मैंने आपके साथ डिस्कस की। आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।